उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में करेंगे जनसभा। शाम को नागपुर के रामटेक में करेंगे पब्लिक मीटिंग। चुनावी रण में मतदाताओं को लुभाने में जुटे भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह पश्चिम बंगाल और बिहार में संभालेंगे कमान। वहीं योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के कठुआ में करेंगे रैली। कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं ने भी प्रचार किया तेज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है मनीष सिसोदिया। छत्तीसगढ़ में कल शाम दुर्ग जिले में एक बस के खाई में गिर जाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 12। हादसे में 15 यात्री जख्मी। विश्व होम्योपैथी दिवस आज। राष्ट्रपति अनुसंधान को सशक्त बनाना और दक्षता बढ़ाने विषय पर होम्योपैथिक संगोष्ठी का करेंगी उद्घाटन। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालु मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की कर रहे हैं आराधना। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। आईपीएल में आज जीत के रथ पर सवार राजस्थान रॉयल्स की गुजरात टाइटंस से होगी टक्कर। वहीं कल हुए रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब खबरों में बात करते हैं सबसे पहले 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तमिलनाडु के 2 दिनों के चुनावी दौरे पर हैं। वे आज तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में जनसभा को संबोधित करेंगे। वेल्लोर लोकसभा क्षेत्र से इस बार की चुनावी अखाड़े में बेहद अहम इसे माना जा रहा है क्योंकि यहां मामला बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार की वजह से त्रिकोणीय हो गया। पिछले चुनावों में यहां से डीएमके और एआईएडीएमके और पीएमके ने जीत दर्ज की, जबकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का पीएमके पार्टी के साथ गठबंधन है और एआईएडीएमके के नेता और पूर्व सांसद एसी समुगम अब भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान से चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री शाम को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक जाने वाले हैं, जहां वह पब्लिक मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम चेन्नई में मेगा रोड शो किया और इस दौरान रोड के दोनों ओर खड़े लोगों ने उनका अभिवादन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मिले अपार प्यार और स्नेह को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने लोगों के अटूट समर्थन के लिए दिल से सराहना व्यक्त की है। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर लोकसभा क्षेत्र के दौलतपुर में एक जनसभा करेंगे और इसके बाद अमित शाह बिहार पहुंचेंगे। यहां वे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गुरारू में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम को मुजफ्फरनगर में चुनावी जनसभा होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर समीकरण साधेंगे। वे सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
कांग्रेस ने लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसमें विशाखापट्टनम से पुलुसु सत्यनारायण रेड्डी, अनाकापल्ले से वेगी वेंकटेश, एल्लोरू से लावण्या कावुरी, नरसरावेपेट से गारनेपुडी सुधाकर, नेल्लौर से कोपिला राजू और तिरुपति निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर चिंता मोहन को मैदान में उतारा गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के अपने लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। सूची में 12 नामों को शामिल किया गया। सारण से रोहिणी आचार्य, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, बांका से जयप्रकाश यादव, पूर्णिया से बीमा भारती और वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बैतूल लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक भलावी का हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हुआ है। उन्हें कल दोपहर को सीने में दर्द उठा, उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि अशोक भलावी को बीएसपी ने बैतूल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। पिछली बार भी अशोक बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। सोहागपुर गांव के पास रहने वाले अशोक भलावी पेशे से सब्जी व्यापारी थे। वे बैतूल जनपद के सदस्य भी रह चुके हैं। अशोक भलावी के 4 बेटे हैं। उनका अंतिम संस्कार आज उनके गृह ग्राम सोहागपुर में होगा। मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इस संबंध में रणदीप सुरजेवाला को कारण बताओ नोटिस जारी कर 11 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा। रणदीप सुरजेवाला ने बीती 1 अप्रैल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के कैथल स्थित एक गांव में गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में जनसभा की थी। इस दौरान उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान भी दिया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। नक्सल प्रभावित बस्तर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। यहां चुनाव करवाना सुरक्षा बलों के लिए हमेशा चुनौती रही है। नक्सली न सिर्फ मतदान को बाधित करते हैं, बल्कि हिंसक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। और नक्सल प्रभावित इलाकों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में बस्तर संसदीय सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने की वजह से यहां पर चुनाव के दौरान काफी घटनाएं होती हैं। इस लिहाज से बस्तर में सुरक्षित तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस समेत केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस के लगभग 80,000 से ज्यादा जवानों को इस क्षेत्र में तैनात किया गया है। साथ ही बस्तर संभाग में स्थापित हो चुके 75 कैंप भी सुरक्षित चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं आपात स्थिति और नक्सली हमले से निपटने के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर की तैनाती होगी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि बस्तर में 300 से ज्यादा बूथ संवेदनशील हैं। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आशान्वित है कि इस समय भी लोकसभा में भी विधानसभा के जैसे बहुत अच्छा चुनाव हो जाएगा, किंतु खास तौर पे पूरे देश में भी चुनाव चल रहा है तो जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं वो थोड़ी कम प्राप्त होती है। उसके मद्देनजर सुरक्षितता के ज्यादा इंतजाम किए जा रहे हैं। अतः हमने लगभग 200 के ऊपर के बूथ्स भी इन सभी जगहों पे हमने शिफ्ट किए हैं, जिनको सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया गया है। वहीं बस्तर के आईजी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए चप्पे चप्पे पर जवान तैनात रहेंगे। इस बार चुनाव में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और बस्तर फाइटर के जवान मोर्चा संभालेंगे। सभी व्यवस्था को जो सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए सभी प्रकार के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जा रही है। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बाहर से आवंटन हुआ है उसका आना जाने का सिलसिला शुरू हो गए थे। जो सुरक्षात्मक कारण से एग्जैक्ट डिटेल्स अभी हम संख्यात्मक नहीं बता पा रहे, लेकिन जो पर्याप्त बल हमको ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी आवंटन हुआ, उसके लेकर सभी प्रक्रिया को अच्छी तरीके से संपादित करने की आज एक बैठक भी हुआ। पहले चरण में हो रहे चुनाव के दौरान बस्तर लोकसभा सीट से 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों का भाग्य
14,66,337 मतदाता तय करेंगे। इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 7,68,088 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,98,197 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 52 है। विधानसभा चुनाव में बस्तर में 75.62% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। नक्सलियों के गढ़ रहे बस्तर में इतनी बड़ी संख्या में मतदान होना लोकतंत्र के लिए एक सुखद तस्वीर है। इसने साबित किया कि सुरक्षा बलों की मेहनत रंग लाई और ग्रामीणों के अंदर से नक्सलियों का डर खत्म हो रहा है। देश की सर्वाधिक नक्सल हिंसा प्रभावित बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान कराना भारत निर्वाचन आयोग के लिए हमेशा एक चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और बस्तर के लोकसभा का सूर्योदय तेजी से हो रहा है। सुरक्षा बलों के प्रयासों से नक्सलियों के गढ़ को नक्शबंद करने के लिए सफलता मिली है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। तो मतदान को लेकर पूरा देश उत्साहित है और इसी कड़ी में गोरखपुर की डेफ वेलफेयर सोसाइटी ने संकेत मूक बधिर विद्यालय के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य दिव्यांगजनों में मतदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। नमस्कार, आज हम सभी दिव्यांग गोरखपुर में एकत्रित हुए हैं। मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। हमारा उद्देश्य दिव्यांगजन में मतदान के लिए सरलता लाना है। नमस्कार, हम सभी दिव्यांगजन का उद्देश्य लोगों में मतदान के लिए जागरूकता लाना है। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि दिव्यांग भी मतदान कर सकते हैं। डेफ वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर के द्वारा ये रैली निकाली जा रही है। मैं चाहता हूँ कि जनता को भी पता चले कि दिव्यांग भी मतदान के लिए जागरूक हैं और गोरखपुर वासियों को इस बात पर गर्व है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया जिसमें यह कहा जा रहा है कि आम चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की उंगली पर लगाए गए स्याही के कारण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे। एनटीए ने संबंध में पत्र जारी कर सोशल मीडिया में संबंध में चल रही खबरों को बेबुनियाद बताया। एनटीए का कहना है कि आम चुनावों में मतदाताओं की उंगली में लगाए गए स्याही से परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनटीए ने पत्र को सोशल मीडिया मंच पर एक्स के जरिए साझा किया है। और आइए अब आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। 18वीं लोकसभा के चुनाव की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है। सभी दल महिला मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। ऐसे में आधी आबादी की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो पहले चुनाव से लेकर अब तक ये 5% से बढ़कर 15% तक पहुंचा। लोकसभा में 1951 में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व 5% था। 1957 में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व 5% ही रहा। साल 1962 और 1967 में ये आंकड़ा बढ़कर 6% हो गया। 1971 में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व फिर घटकर 5% हो गया। 1980 में महिला सदस्यों की संख्या 5% ही रही। 1984 में महिला सांसदों का प्रतिशत बढ़कर 8% हो गया। 1989 में 6%, जबकि 1991 में ये 7% था। 1998 में 8%, 1999 में 9%, 2004 में 8%, 2009 में ये आंकड़ा 11% तक पहुंच गया। 2014 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12% तक पहुंच गया। 2019 में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% तक पहुंच गया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और फिलहाल 24 की चुनौती में बस इतना ही। बात छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर दुर्ग रोड पर कल कर्मचारियों से भरी एक बस 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 12 यात्रियों की मौत हुई है जबकि 15 लोग घायल। हादसे के दौरान बस में 40 लोग सवार थे। घायलों को रायपुर रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ में हुए बस हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
दुर्ग बस हादसे के पीड़ितों से मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करने वाला है। इससे पहले कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया। इस बीच तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मिलने जाएंगे। मान और संजय सिंह केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने जेल में मुलाकात करने वालों में अपनी पत्नी सुनीता, केजरीवाल के दोनों बच्चों, आप नेता संदीप पाठक और अपने निजी सचिव का नाम लिखवाया था। अब इस लिस्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी नाम शामिल कर लिया गया। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को समन जारी कर 20 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज की। प्रवर्तन निदेशालय का मानना है कि खान समन की अवहेलना कर रहे हैं और पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे। ईडी के समन पर अमानतुल्लाह खान पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। उसी के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में कथित टीएमसी संबंधों वाली एक विशेष समुदाय के लोगों ने मां काली विसर्जन के दौरान राम भजन बजा रहे भक्तों पर हमला करने की वो वारदात सामने आई। बीती शनिवार 6 अप्रैल को एक भीड़ ने भक्ति गीत बजा रहे भक्तों पर हमला किया, जिसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हमला उन भयावह दृश्यों में कैद हुआ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लगातार वायरल हो रहा है। ये बंगाल में चुनाव भी आ रहे हैं और इस परिस्थिति में 2019 में जो हाल हुआ था डायमंड हार्बर में, बहुत सारे गांवों में सनातनियों को, हिंदुओं को खगड़ दिया गया था और यहाँ भी ऐसे ही एक स्थिति बन रहा है। आज नवरात्रि का दिन, इसके पहले का रात उस रात जुलूस निकाला था माता काली का विसर्जन को लेके हुए। उस मिছিল को, उस जुलूस को और शोभा यात्रा के ऊपर अटैक हुआ और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो गुंडे हैं उन्होंने अटैक किया। और हम लोग देखे हैं बंगाल में कि कैसे जो बांग्लादेश का जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ सरस्वती पूजा नहीं होता है। स्कूलों में जनविन्यास का बदलते हुए चित्र को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ सरस्वती देवी का भी पूजा बंद कर दिया है। यहाँ दुर्गा पूजा का विसर्जन करने के लिए, दुर्गा पूजा का नया दुर्गा पूजा करने के लिए सनातनियों को कोर्ट के पास जाना पड़ता है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में आर्ट बियॉन्ड लेबल नाम की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य न्यूरो डाइवर्स कलाकारों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है, उन्हें प्रोत्साहन देना भी। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। आज दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में देश के 36 न्यूरो डाइवर्स कलाकारों के काम की प्रदर्शनी का उद्घाटन डीजी नेशनल म्यूजियम डॉक्टर BR मनी द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में 60 कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। डॉक्टर शशि बाला द्वारा क्यूरेटेड प्रदर्शनी का उद्देश्य न्यूरो डाइवर्स कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ये प्रदर्शनी नेशनल म्यूजियम में 9 से 14 अप्रैल तक प्रदर्शित है। उद्घाटन में कई भाग लेने वाले कलाकारों के परिवारों ने हमें अपना अनुभव बताया। This is Dev, my son. He is 18. He is non-verbal, but he makes beautiful art. और इसी की वजह से आज मैं यहाँ खड़े होके और इतने गर्व के साथ खड़ी हुई हूँ। नेशनल म्यूजियम में इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट, सब न्यूरो डाइवर्स, कोई कह नहीं सकता ये इतने महान आर्टिस्ट ने बनाई है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी थैंकफुल। बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें नेशनल म्यूजियम में आर्ट सेंचुरी के द्वारा मिला। नीलेश है जो आर्टिस्ट, उसका जर्नी इतना टफ था, यहाँ तक पहुँचने का इतना अच्छा चांस मिला है। इस मौका के द्वारा हमारे बच्चों की आर्ट को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी मिल रही है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया जो देश भर से 36 न्यूरो डाइवर्स आर्टिस्ट की कला को दुनिया तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं जयंती झा, DD न्यूज़ के लिए। और आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति को जप
तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के झंडेवालान और छतरपुर मंदिर में सुबह की आरती की गई। गुरुवार यानी 11 अप्रैल को देश भर में ईद मनाई जाएगी। रमजान के रोजे पूरे होने के बाद मनाया जाने वाला यह त्योहार अपने साथ प्रेम और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। घरों से लेकर बाजार तक ईद की तैयारी और चहल पहल देखी जा रही है। लोग नए कपड़ों, सजावट के सामान और ईद से जुड़ी दूसरी चीजों की खरीदारी में लगे हुए हैं। कैसी है ईद की तैयारियां, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महीने भर के रोजे रखने के बाद अब बारी है ईद की खुशियों की, जिसकी तैयारियां रमजान के आखिरी हफ्ते से ही शुरू हो जाती हैं। मैं इस वक्त मुस्लिम बहुल इलाके पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद में मौजूद हूं और ईद की खरीदारी के लिए अक्सर बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की गहमा गहमी है और लोग ईद की खरीदारी के लिए यहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। किस तरह की यहां पर खरीदारी चल रही है, आइए आपको दिखाते हैं। ईद का दिन करीब आने के साथ ही ईद की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। इन खुशियों को दोबाला करने के लिए सभी नए कपड़े खरीदते हैं, जिनमें कुर्ता पजामा और टोपी सबसे खास रहता है। वहीं महिलाएं और लड़कियां भी त्योहार के हिसाब से डिजाइनर सूट, ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी में जुट जाती हैं। ईद की खुशियों को जो दोबाला करती हैं वो हैं मिठाइयाँ, और मिठाइयों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है ईद पर। आइए जानते हैं। मुझे लग रहा है कि लोग ज्यादा ही एक्साइटेड है इस बार, और भीड़ बहुत उमड़ कर आ रही है पिछली बार से, और कोविड के बाद से तो बहुत ज्यादा ही फर्क आया है काम के अंदर। कितने दिन पहले से आप मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं? 5-6 दिन पहले बननी शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली ज्यादा पुरानी इसलिए नहीं बनाते कि वो बासी हो जाती हैं। क्या कुछ नया लेकर आए हैं आप? दिल्ली में या यूपी में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको बेसन की या मैदे की या और पनीर की गुलाब जामुन मिलेगी। ये स्पेशल जलेबी है जो खालिश मावे से बनती है, और इसका कॉन्सेप्ट दिल्ली में कहीं नहीं है, एक हमारे पास है। बच्चों के लिए ईद का दिन बहुत खास होता है, जहां उन्हें ईदी का इंतजार तो रहता ही है और साथ ही नए कपड़े पहनने की खुशी भी अलग होती है। ईद की खुशियां अपनी जगह, लेकिन इसका पैगाम भी याद रहे कि अगर कोई इन खुशियों से आपको महरूम नजर आ रहा है तो उसके साथ भी ये खुशियां बांटें, और फिर देखें कि ये खुशियां किस तरह से दोबाला हो जाती हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं साइमा खान, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात आईपीएल की, जहां जीत के रथ पर सवार राजस्थान रॉयल्स का सामना 7वें स्थान पर मौजूद गुजरात टाइटंस के साथ है। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस 4-1 से आगे है। रॉयल्स के लिए इस सत्र की खोज रियान पराग रहे। गुवाहाटी के इस हरफन मौला ने अब तक 185 रन बना लिए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। राजस्थान के पास ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर के रूप में उम्दा तेज गेंदबाज हैं, और दूसरी ओर गुजरात टाइटंस ने अभी तक 5 में से 2 मैच जीते और 3 गंवाए। शुभमन गिल की टीम हार की हैट्रिक से बचना चाहेगी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।